तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि टेक्निकल अभी क्यों पढूं। तो प्री के बाद मेंस में सर ये भी हो सकता है कि शायद टाइम ना मिले। ये वो नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं जो इंजीनियर्स के जनरली मजबूत होते हैं। हमको रीजनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो मैथमेटिक आती है उसमें भी एक बार कर लेने से हो जाता है। तो बच्चों के दिमाग में ये तो होना ही नहीं चाहिए कि मुझे इसके बीच में 6 महीने का समय मिल जाए। कॉन्सेप्ट सर अगर पहले क्लियर हो जाएगा तो बाद में जब मेंस का पेपर आएगा ना, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों से आप ज़्यादा लीड पे रहेंगे सर। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैलेंस वे में लेके चलना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और मेरे साथ हैं प्रमोद सर। प्रमोद सर, आज का ये इवेंट हमने रखा है ये सोचते हुए कि वो बच्चे जो एसएससी जेईई एग्जामिनेशन देते हैं, वो बच्चे जो आरआरबी जेईई एग्जामिनेशन भी देना चाहते हैं, उन दोनों बच्चों को एक क्लैरिटी मिले कि एग्जामिनेशन किस लेवल के होते हैं, एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, अगर बिगिनर हैं तो हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। इनफैक्ट सारी वो छोटी से छोटी बातें जो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है उसको इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों तक हम पहुंचा सकें। तो सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि एसएससी जेईई एग्जामिनेशन तो अभी होने वाले हैं 2024 के। बिल्कुल सर। एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख बच्चे जो ऐसे होंगे जो प्रिपरेशन करते हैं हर साल, और हर साल एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन देते हैं। आरआरबी जेईई एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंटली नहीं होते थे। अभी इस बार से ही गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि हर साल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे रेलवे की तरफ से, आरआरबी जेईई का भी जिसमें से एक एग्जाम है। एसएससी जेईई एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों को अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि आरआरबी जेईई भी देना हो, तो वो सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन में क्या चेंजेस लाएं या फिर जो चल रहा है उसी तरीके से चलने दें? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जेईई में भी नॉन टेक्निकल आता है आपका, और आप टेक्निकल आता है। वैसे ही आरआरबी जेईई में भी टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल होता है, बस थोड़े से सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं सर। बिल्कुल। जैसे अगर मैं सबसे पहले एसएससी जेईई के बारे में बात बताऊं आपको सर, तो एसएससी जेईई के अंदर 50 नंबर का प्री के पेपर में 50 नंबर का हमारी रीजनिंग आती है, 50 नंबर का नॉन टेक्निकल आता है, और 100 नंबर का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, मतलब 200 नंबर का टेक्निकल से। और जब इसका मेंस का एग्जाम होता है तो 100 क्वेश्चन आते हैं, और वो प्योर टेक्निकल होता है। और यहाँ पर जैसे रीजनिंग, साइंस हमारा हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, और इसके बाद हमारा जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस हो गया, ये सारा कुछ। और अगर मैं आरआरबी जेईई की तरफ अगर बढ़ूं सर, तो उसके प्री में होता क्या है कि प्योर नॉन टेक्निकल होता पूरा है। नॉन टेक्निकल हो जाता और लेकिन मेंस में वहां पर भी सर ऐसा ही होता है कि 100 नंबर का टेक्निकल और है, नॉन 50 का। टेक्निकल 50 नंबर का होता है सर। तो जैसे सर, अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच सकते हैं ना कि आरआरबी जेईई मुझे क्लियर करना है, तो आरआरबी जेईई का सीबीटी 1 जो कि प्योरली नॉन टेक्निकल बेस्ड है, पहले उसे एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ेगा, हम्म। उसके बाद सीबीटी 2 देने को मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, या फिर मैं भी एक स्टूडेंट की तरह सोचूं तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि टेक्निकल अभी क्यों पढूं, हम्म। नॉन टेक्निकल ही पढ़ लेते हैं। नॉन टेक्निकल में जैसा कि आपने बताया, चारों पोर्शन देखने को मिलते हैं यहाँ पे। मैथ्स भी देखने को मिलती है, रीजनिंग भी देखने को मिलती है, और इनफैक्ट सर साइंस, मैथ्स, रीजनिंग ये पोर्शन ऐसा होता है जो हाईली वेटेज होता है। हाईली वेटेड। जनरल अवेयरनेस बहुत कम, 15 नंबर की पूछी जाती है 100 नंबर का अगर पेपर हो रहा है तो। यहाँ पे 90 मिनट के अंदर अगर बच्चे को ये स्कोर करना है, टोटल 100 स्कोर करना है, 100 स्कोर करना है, 100 स्कोर के लिए आपको पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि ये वो नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं जो इंजीनियर्स के जनरली मजबूत होते हैं। इसमें से ज़्यादातर पोर्शन जैसे कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। साइंस बिल्कुल। तो मतलब पढ़े ही हुए हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं बच्चे। तो वो अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर मैं इसमें पूछूं कि नॉन टेक्निकल के साथ टेक्निकल को भी साथ में लेके चलें, क्योंकि दूसरा जो सीबीटी 2 होता है सर, उसमें कंप्यूटर भी पूछी जाती है 10 नंबर की, और वो टच से हट जाता है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। इनफैक्ट ये जो सीबीटी 1 है, इसके नॉन टेक्निकल को हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा रिलेटिवली बच्चों को आता है, लेकिन प्रैक्टिस की यहाँ भी ज़रूरत होती है। तो क्या टेक्निकल पे भी फोकस साथ में लेके चलना चाहिए? क्या हमें बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा सीबीटी 1 देने के बाद सीबीटी 2 के लिए? इस पे आपका क्या विचार है सर? तो सर आरआरबी जेईई के लिए कि एसएससी जेईई के लिए? आरआरबी जेईई के लिए तो मैं सर बात कर अगर रहा मैं हूँ। आरआरबी जेईई के लिए बात बताऊं तो सर अभी क्योंकि हम इंजीनियर फील्ड से आते हैं, हमको रीजनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो मैथमेटिक आती है उसमें भी एक बार कर लेने से हो जाता है। हमारा कंप्यूटर आपने जो बोला, तो कंप्यूटर सर साइड में आधे घंटे या हफ्ते में 3 दिन पढ़ाई करके कंप्यूटर में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन था कि टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल का दोनों एक साथ लेके चला जा सकता है, बिल्कुल सर। देखिए अभी जब एग्जाम के ठीक है 1 महीना 2 महीना पहले हम छोड़ देंगे, टेक्निकल छोड़ देंगे, नॉन टेक्निकल बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी जो करना है हमको वो दोनों को लेकर करना है। और इसके बाद जब आपका प्री हो जाए तो प्री के बाद मेंस में सर ये भी हो सकता है कि शायद टाइम ना मिले, बिल्कुल। आफ्टर रिजल्ट 1 महीने 2 महीने का मिले, तो आप तो उन बच्चों से लीड में रहे ही नहीं
जो एक साथ तैयारी किए थे, अगर एक बार बढ़िया से तैयारी कर लेंगे, कॉन्सेप्ट सर अगर पहले क्लियर हो जाएगा, तो बाद में जब मेंस का पेपर आएगा ना, तो कहीं न कहीं उन बच्चों से आप ज़्यादा लीड पे रहेंगे सर। बिल्कुल। और इस बार सर थोड़ा-सा इलेक्शन का जो हुँ, रुझान है उस वजह से ये जो एग्ज़ामिनेशन थोड़े से डिले भी हो रहे हैं। मे भी हो बिल्कुल, सकता है कि जो फ्रीक्वेंटली वैकेंसीज़ आने वाली हैं तो हर साल आने की बात हुई है। तो बच्चों के दिमाग में ये तो होना ही नहीं चाहिए कि मुझे इसके बीच में 6 महीने का समय मिल जाएगा सीबीटी 1 के बाद। क्योंकि अगर अगले साल भी वैकेंसी निकालनी है सरकार को तो इस रिक्रूटमेंट को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल बैलेंस वे में लेके चलना पड़ेगा। अब थोड़ा-सा बात करते हैं हम टेक्निकल की। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, सिविल इंजीनियर्स बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, हमें बिल्कुल, जानते हैं, आपको जानते हैं। तो उन सिविल इंजीनियर्स के लिए मैं अगर पूछूं कि टेक्निकल एग्जामिनेशन जो अभी एसएससी जेई देने जा रहे हैं, एसएससी जेई वाली ही पढ़ाई हू बहू काम आ जाएगी या थोड़े से सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे आरआरबी जेई के लिए, या फिर आरआरबी जेई की स्ट्रेटजी पूरी बदलनी पड़ेगी? इस पे क्या आपका विचार नहीं है सर, सर? कोई स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही है सर, वो बिल्कुल। आरआरबी जेईई के लिए हो, एसएससी जेईई के लिए हो, दोनों का जो लेवल है एग्ज़ाम लेवल वो भी सर सेम ही नियर अबाउट होता बिल्कुल। है। नियर अबाउट सेम ही होता है, कुछ ऐसा चेंज करने की स्ट्रेटजी में आपको ज़रूरत नहीं है सर। बिल्कुल, सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह हाँ, पोर्शन हाँ। थोड़ा-सा बढ़ जाता है आरआरबी में, तो वो बच्चा अपने लेवल पे देख सकता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं उसमें होगी। तो सर जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अभी हमारा एसएससी जेईई हो गया, तो अब हमको लगा कि एसएससी जेईई प्री हो गया, और अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ सर, तो अब हुँ, आरआरबी जेईई की तरफ जाना, तो कॉन्सेप्ट तो ही रहेगा सर। हुँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जैसे आपने बात किया, तो यहाँ पर भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर। बस आरआरबी में थोड़ा-सा रेलवे का वेटेज ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल। 5-6 नंबर का, हुँ, हुँ। 7 नंबर का आ जाता है। वो तो छोटा-सा सब्जेक्ट है, वो बच्चे कर ही लेते हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल और था सर, जैसे कि सैलरी, बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है कि सर सैलरी किसमें ज़्यादा मिलती है, और बहुत सारे बच्चे हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि दोनों ही जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं। सर सैलरी के बारे में क्या बताएँगे आप कि जेईई की जॉब है, जेईई में एसएससी जेईई के थ्रू बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट मिलते हैं, रेलवे के थ्रू एक रेलवे डिपार्टमेंट ही मिलता है। पोस्टिंग की बात की जाए तो एसएससी में तो सेंट्रल लेवल पे जॉब है, हुँ, आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। बिल्कुल। आरआरबी में बस थोड़ा-सा एक क्राइटेरिया ये होता है किस ज़ोन से आपने ज़ोन फॉर्म से। फिल किया है। हुँ। कितनी सैलरी मिलती है इन हैंड जॉइनिंग के बाद बच्चों को लगभग लमसम, कि अब यहाँ पे सिटी का क्राइटेरिया मैं नहीं पूछ रहा हूँ हाँ, आपसे, बिल्कुल। एक जनरलाइज़ सैलरी जो एवरेज सैलरी बोल सकते हैं? सर ग्रेड पे की अगर बात करूँ तो 4200 है। बिल्कुल। इन हैंड अगर 55 से 56,000 ये नियर अबाउट आएगा, 55 से 60,000 के बीच में। हुँ, क्योंकि सर ये टीए, डीए पर भी डिपेंड करता है हमारा। हुँ। तो और हर साल बढ़ता भी है अलाउंस सर। वगैरह बिल्कुल। अलाउंस पर भी डिपेंड करता है। तो सर अब जैसे कि कोई दिल्ली में है उसको ज़्यादा मिलेगी। हुँ, हुँ, अब अगर ये हिमाचल प्रदेश में चले जाएँगे तो उनको कम मिलेगी। हुँ। जहाँ मेट्रो सिटी वहाँ पर बढ़ता रहेगा। तो सर सैलरी तो बहुत अच्छी है सर। जॉब भी बहुत रॉब वाली जॉब होती है सर दोनों। बिल्कुल। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जेईई की जॉब में जितनी सैलरी होनी चाहिए, डिसेंट सैलरी जिसको हाँ, बोलते हैं, जो बिल्कुल। कि एक घर को चलाने के लिए सफिशिएंट है, वो यहाँ पे मिलती है, बिल्कुल, और प्रमोशंस भी होते हैं। प्रमोशन भी होते हाँ, हैं। एक सवाल सर और भी था। जैसे कि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में रेलवे के जब एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म को फिल करते हैं, तो उसमें ये देखने को मिला है कि रेलवे के एक ज़ोन को सेलेक्ट कर लिया बच्चा, और इसलिए सेलेक्ट किया था वो ज़ोन कि उस ज़ोन में कटा कॉम्पिटिशन कम रहेगा, कट ऑफ कम रहेगी। कई बार ऐसा थॉट होता है रेलवे हाँ। के फॉर्म को फिल करते समय। बाद में उसका जब सिलेक्शन हो जाता है तो वो परेशान हो जाता है कि वहाँ से शिफ्टिंग कैसे होगी? तो ये शिफ्टिंग बहुत आराम से हो जाती है, या फिर कुछ क्राइटेरिया होता है कि 3 साल कम से कम जॉब करना हाँ, पड़ेगा, बिल्कुल। या फिर कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाहता है, तो बहुत सारे क्राइटेरिया, तो इसके बारे में सर बच्चों को ज़रूर एकदम बताइए। सर, तो सबसे पहले बच्चों को तो यही कहूँगा कि कट ऑफ हर जगह ठीक है, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम जाती है सर। मेरा तो यही मानना है कि ठीक आप इतना पढ़ाई करें कि आपको ऐसे नौबत आए ही ना कि आपको ट्रांसफ़र लेना पड़े, हुँ, इधर से उधर। तो वो भी एक कंडीशन पे डिपेंड करता है सर। इंडिया है, अब जहाँ पर भी जिस ज़ोन पे होगा, हुँ, 18-19 ज़ोन है शायद हमारे ख़्याल बिल्कुल। से। तो कहीं पर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, जिस ज़ोन से भरेंगे वही ज़ोन में पोस्टिंग रहेगी। अब सर यहाँ पर एसएससी जेईई की अगर बात करूँ तो एसएससी जेईई तो पूरे इंडिया में भेजता रहता है। हुँ, एसएससी जेईई के अंदर तो हमारा कहीं पर भी हो सकता है। हुँ, हुँ। तो दोनों में ठीक है, सिलेक्शन हमारा होना चाहिए, इसके बाद तो सेकेंडरी चीज़ हो जाएगी सर। बिल्कुल सेकेंडरी चीज़ है, और बच्चों को ये भी बोलूँगा कि जैसा सर ने बोला कि पढ़ाई तो आपको उस लेवल पे करनी है कि आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग कर रहे हो, वहाँ से आप फॉर्म भरना चाहते हो, तो उस कट ऑफ को क्लियर कर सको, उतनी मेहनत करनी है हमें। टेक्निकल की बात करें सर, नॉन टेक्निकल की बात करें, दोनों पोर्शन को साथ में लेके चलना है। कुछ लास्ट मोमेंट पे बच्चों को टिप्स मैं भी देना चाहूँगा और आपसे भी पूछूँगा। उसके पहले सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। बिल्कुल। लेट अस सपोज़ एज़ ए स्टूडेंट मैं अगर आपसे बात करूँ, अभी मेरा बीटेक या डिप्लोमा हूँ अभी मैं, हुँ, और अभी 4th ईयर में हूँ सर, अभी शायद रिज़ल्ट आ जाएगा 15-20 दिन, हुँ। 25 दिन बाद। मेरे लिए क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी है? क्या सर मैं एसएससी जेईई 2025 को
क्रैक कर सकता हूँ आरआरबी जेई, क्योंकि सबसे बढ़िया मेरे लिए सुनहरा मौका होगा, बिल्कुल। मैं उसके लिए अभी से क्या तैयारी करूँ सर? सर मैं उस स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल बहुत अच्छे से मैं बताना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि देखो सर, कई बार ऐसा किसी भी माँ-बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा कॉलेज खत्म होते ही उसकी जॉब लग जाए। इस बार आरआरबी जेईई के थ्रू वो मौका मिलने वाला है बच्चों को, क्योंकि जैसे ही बीटेक कंप्लीट होगी, जब तक उनके रिजल्ट, उसके बाद सर्टिफिकेट आ रहे होंगे, तब तक उनकी फॉर्म फिलिंग फॉर्म स्टार्ट हो फिलिंग चुकी स्टार्ट हो होगी। जाएगी। तो आरआरबी जेईई में डेफिनेटली वो सारे बच्चे एलिजिबल होंगे और आरआरबी जेईई के थ्रू वो अपने सपने को साकार कर सकते हैं। अभी उनको प्राइम फोकस जो करना चाहिए, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पे कर लेना चाहिए और साथ-साथ में कुछ समय टेक्निकल के लिए निकाल लेना चाहिए, जो उनका वीक पोर्शन है। उस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन करेंगे और ये टेक्निकल वाली प्रिपरेशन सर उनकी काम आने वाली है एसएससी जेईई, अगले एसएससी जेईई में। क्योंकि सर आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हम इस फील्ड में बहुत समय से पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल। ये हमें पता है कि किसी बच्चे को पूरा वो सिलेबस कवर करने में, जो भी बीटेक या डिप्लोमा का है, जो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए उसको 7 महीने 6 महीने का टाइम प्रॉपर लगता है। चाहिए। अगर कोई बच्चा एग्जामिनेशन के जस्ट 3 दिन या 4 दिन या 4 महीने या 2 महीने पहले जगता है ना, कहता है कि मेरा इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो वो हम भी कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि इस बच्चे को क्या ऐसा पढ़ाया जाए जिससे इसका सिलेक्शन हो जाए, और उसके लिए अथक प्रयास करता है टीचर, लेकिन उस बच्चे की कितना ग्रैस्प कर रहा है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, वो सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि उसने कॉलेज में कितना समय पढ़ाई में बिताया है। बिल्कुल सर। और इन सब चीज़ों को देखते हुए एक जनरलाइज़ स्टेटमेंट हम देते हैं कि भाई आपको 6 महीने 7 महीने की रिक्वायरमेंट है। कुछ बच्चे में भी हो सकता है 2 महीने में ही क्लियर कर लें। बिल्कुल। लेकिन इन दोनों ही एग्ज़ामिनेशन को, जो 2 बड़े एग्ज़ामिनेशन, इनके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आती हैं। जैसे अभी यूपी में यूपी ट्रिपल एससी जेईई की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है, सिविल इंजीनियर्स के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए भी आने फ्यूचर वाली में है। आने वाली है। तो इन सभी वैकेंसीज़ को दिमाग में रखें, चाहे पंजाब की हों, चाहे जम्मू एंड बिहार में कश्मीर की जैसे हों, आने बिहार वाली है में सर। आने वाली है। तो इन सभी वैकेंसीज़ को सर ध्यान में रखा जाए, तो उन बच्चों को बस इतना फ़ोकस करने को मैं सजेस्ट करूँगा कि ये 2 एग्ज़ामिनेशन, जो बड़े एग्ज़ामिनेशन हैं, आरआरबी जेईई एंड एसएससी जेईई, इन एग्ज़ामिनेशन को अगर उन्होंने फ़ोकस कर लिया, तो सिलेबस ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ामिनेशन का सेम। कवर हो जाएगा, टेक्निकल कवर हो जाएगा, नॉन टेक्निकल कवर हो जाएगा। उसके बाद उनको बस केवल और केवल अपना फ़ोकस अपनी कंसिस्टेंसी पे, अपने जो गलतियाँ हो रही हैं, उसको गलतियों को कम करना है, कैसे अच्छा परफ़ॉर्म करना है, टाइम लिमिट के अंदर कैसे पेपर को सॉल्व करना है, यही छोटी-छोटी चीज़ें रह जाती हैं, जो कि प्रैक्टिस से ही सॉल्व होती हैं और सही बिल्कुल। होती हैं। बिल्कुल सर। तो उन बच्चों को जो कॉलेज में हैं, उनके लिए तो भाई अड्डा 24/7, इंजीनियर्स अड्डा इनफैक्ट आपके लिए सिस्टमैटिकली सारे बैचेज़ प्रोवाइड कराता है। यूट्यूब पे क्लासेस, फ्री क्लासेस, इनफैक्ट सर अभी भी हम लोग एसएससी जेईई का हाँ। एग्ज़ामिनेशन पास में है, यूट्यूब पे लॉन्ग मैराथन चला रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों का। और उन बच्चों से ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे पास मल्टीपल अपॉर्च्युनिटी आगे आने वाली हैं, तो इस अपॉर्च्युनिटी को हम यूँ ही जाने दें। यहाँ पे पूरा दमखम लगा देना है, इस बार एग्ज़ामिनेशन फोड़ के आना है और किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना है गाइज़। आपको जितनी मेहनत की हो, बस उतनी मेहनत को अच्छे से परफ़ॉर्म करना है। वहाँ पे डाउट या इफ बट अपने माइंड में कॉन्फ्लिक्ट नहीं लाने हैं। और सर, जैसे कि दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बच्चों को लास्ट मोमेंट टिप्स हुँ। की बात हम लोग कर रहे थे। क्या होना चाहिए एसएससी जेईई के लिए लास्ट मोमेंट टिप्स बच्चों के लिए, जो एग्ज़ामिनेशन इतना करीब है? एकदम। सर, मैं सबसे पहले बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आपने जितना भी पढ़ा ना, बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ा है। अभी डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, टेस्ट सीरीज़ तो अभी नहीं देना। सर, बिल्कुल। टेस्ट सीरीज़ देते हैं, अगर नंबर 130-35 आ गया तो खुशी के मारे 1 दिन नहीं पढ़ेंगे, और अगर 80-85 आ गया तो दुःख के मारे 1-2 दिन नहीं पढ़ते। ठीक है, आप उसको बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि आप यहाँ जितने नंबर आ रहे हैं उतने ही आएँगे। हो सकता है आप जो पढ़ कर जाएँ सर, पेपर में वही आ जाए। बिल्कुल। ये भी तो एक चांसेस है। आप जितना मेहनत किए हैं, आप ये यकीन मानो, ऊपर वाला उतना आपको फल देगा। और सक्सेस तो मिलनी है भाई, अगर आपने दिल से मेहनत किया ना, तो सक्सेस तो आपको मिलनी ही मिलनी है। आपको एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना है और इस बार एसएससी जेईई फोड़ कर आना है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस रहेंगी भाई, और मिलेंगे है ही सर सिलेक्शन बिल्कुल के सर, बाद। इनफैक्ट एग्ज़ाम के एनालिसिस में भी मिलेंगे बच्चों बिल्कुल से। सर। तो गाइज़ स्टे ट्यून्ड, इंजीनियर्स अड्डा से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।